स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। लर्निंग हमने अभी तक जितनी थियोरीज की हैं उनमें हमने लर्निंग को ध्यान में रख के ही थियोरीज की हैं, और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। लर्निंग जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था जब हम सीख रहे हैं किसी भी चीज को, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसके थियोरीज हमने पढ़ा, फिर उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, कैसे कौन कौन सी थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई है और हमारे कॉग्निशन में चीजें कैसे आती हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में बहुत सारे अभी लेक्चर से कंटिन्यूअसली हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरी वो था बिहेवियरिज्म, जिसमें हमें थॉर्नडाइक के बारे में पता चला। हमने कंडीशनिंग देखा कि कंडीशनिंग कैसे हो रही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा है, इन सारी चीजों को देखा है। फिर हमने पढ़ा सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें कि हर बार लर्निंग जो हो रहा है वो बिहेवियर चेंज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, उसके बारे में देखा है। फिर हमने इनसाइट थ्योरी पढ़ी कोहलर की, जिसके अकॉर्डिंग ये था रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो लर्निंग हो रही है वो एक आहा मोमेंट हो रहा है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑल ऑफ सडन हमें रिजल्ट मिल रहा है या रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है ब्रेन से हमारे, तो वो हो रहा है लर्निंग। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है। इसी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ऊपर के कुछ लेक्चर्स में मिल जाएगा। एंड देन लर्निंग थ्योरीज को हम अगर बांटे तो बेसिकली ये 3 भाग में बढ़ जाते हैं, एक बिहेवियरिज्म, दूसरा कॉग्निटिविज्म एंड तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन सब के बारे में भी यही बात है। बिहेवियरिज्म यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कॉग्निटिविज्म है वो है कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जो हम जैसा इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बाद हम किस तरीके का आउटपुट दे रहे हैं, क्या समझ करके कैसा जवाब दे रहे हैं, हमारे मेमोरी में क्या रह रहा है, वो है कॉग्निटिविज्म। एंड देन कंस्ट्रक्टिविज्म में ये है कि जो लर्नर है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस पे, और साथ में उसने जो नॉलेज गेन की है पढ़ लिख करके उससे। तो ये सारी चीजें हमने लर्निंग थ्योरीज के माध्यम से समझा है। आप भी अपना कॉग्निटिव लेवल बढ़ाइए। डेलीवाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। अब हम देख लेते हैं एज अ होल सम अप करके कि हमने जो इतना टुकड़े टुकड़े में पढ़ा है कि ये थ्योरी है वो थ्योरी है, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, एज अ होल लर्निंग है क्या और कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हुए, कुछ थिंकर्स हुए, जिन्होंने अलग अलग बताया कि लर्निंग क्या है। जैसे कुछ थिंकर जैसे कि रॉबिन्स हैं, उन्होंने कहा कि व्यवहार में कोई स्थायी परिवर्तन आ रहा है जो आपके अनुभव का परिणाम स्वरूप रह रहा है, यानी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू रिजल्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस जो मिल रहा है उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है दैट इज लर्निंग। गेट्स ने कहा कि मॉडिफिकेशन जो हो रहा है बिहेवियर का थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू ट्रेनिंग। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दोनों की बात की है कि एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इन्होंने ट्रेनिंग को भी ध्यान में रखा है और एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा है, और इन दोनों के माध्यम से जो मॉडिफिकेशन हो रहा है बिहेवियर में उसको हम कह रहे हैं लर्निंग, की वहां पे लर्निंग हुई है। तो लर्निंग इज बेसिकली की गेनिंग ऑफ नॉलेज, अप्लाइंग ऑफ नॉलेज, रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड देन रिफ्लेक्टिंग ऑन स्किल्स एंड लेसन लर्न्ड। यहाँ पे जो लर्निंग लूप बन रहा है, आपने कोई नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज को अप्लाई किया। लेट्स से आपने कोहलर की थ्योरी पढ़ी थी, या फिर बिहेवियरिज्म में आपने थॉर्नडाइक को पढ़ा, फिर वो मॉक पेपर आप गए लगाए, आपने उस सारा जो पढ़ा उस सारी चीजों को कहाँ अप्लाई किया, जाके डेलीवाइट्स के मॉक पेपर को अप्लाई करके उस चीज को चेक करने की कोशिश की कि आप क्या कर पा रहे हो। उससे पॉजिटिव फीडबैक भी आपको मिला कि ठीक है 10 क्वेश्चन था, 10 में से आपसे 8 हो पाया, 2 अभी भी बाकी है, यानी 100% अभी भी एक मॉक पेपर में अगर 2 क्वेश्चन बाकी है तो हमें नहीं पता मेन पेपर में कितने बाकी रह जाएंगे, राइट। तो वहां पे आपको एक फीडबैक मिल रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको फीडबैक मिल रहा है, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर सोच पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे वो सवाल को देख करके कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था जो आपसे अछूता रह गया। तो फिर से आपने क्या किया, वीडियोस को देखना शुरू किया और वापस से आपने नॉलेज को गेन करना शुरू कर दिया। तो ये एक साइकिल है जो कंप्लीटली लूप मैनर में चलते रहता है, जिसको हम लर्निंग लूप कहते हैं। नाउ मूविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कि सीखना क्या है, बेसिकली क्या है, ऑब्जर्वेबल
एस्पेक्ट है, आप उसको देख सकते हो। अगर कोई पर्सन सीख चुका है किसी सवाल को सॉल्व करना, मैथ्स के सम्स ले लेते हैं, अगर पता चल चुका है कि ए बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो वो उसकी जगह पे अगर कोई डिजिट्स दिए रहेंगे तो, या फिर कोई बड़े नंबर भी दिए रहेंगे, तो वो नंबर का भी रिजल्ट आराम से निकाला जा सकता है। तो एक ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल हमेशा हम लर्निंग सीखते रहते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलते रहती है, चेंज होता ही होता है इसमें, राइट। एंड देन परमानेंटली एक ऐसा चेंज है जो बिल्कुल परमानेंट है, चेंज ये जल्दी नहीं होता है। लर्निंग की वजह से हम अडेप्ट कर पाते हैं चीजों को, जैसा भी है हम लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं, लर्न करते हैं, लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं, यही चीजें हम करते हैं। लर्निंग की वजह से एक्सपीरियंस आता है, लर्निंग एक रिफ्लेक्स एक्शन भी है। अब आप बोलोगे कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हो सकता है लर्निंग, तो लर्निंग रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए क्योंकि हम ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को कभी नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन में पसंद करती हूँ उनका लेना, फौजी का। फौजी कैसे होते हैं, वो सो भी रहे हैं फिर भी उनका दिमाग कॉन्शियस स्टेट में रहता है। वो क्यों हो पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसी लर्निंग की है, ट्रेनिंग की वजह से आया है। तो ये चीज ट्रेनिंग की वजह से क्या हुआ, उनके लर्निंग बिहेवियर में शामिल हो चुकी है कि उनको सोना भी है तो कॉन्शियसली अपने वातावरण, जो भी उनके आसपास चीजें हैं, उनसे वो ध्यान में रख के ही सोएंगे। एंड नेक्स्ट इज इंस्टिंक्ट। कभी भी लर्निंग इंस्टिंक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है। इसका एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है कि लर्निंग इंस्टिंक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ चीजें हम सीखना चाहते हैं तो हम सीख लेते हैं, और कुछ चीजें हमको बिल्कुल ना पसंद आती हैं तो चाहे उसमें कितना भी माथा मार लें हम ना ही सीखते हैं। बिल्कुल हम इसी तरीके से लर्न करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट भी मैटर बहुत ज्यादा करता है। किसी बच्चे को है ही नहीं कि उसको बीएड करना है, तो वो कभी नहीं सोचेगा इन सारी चीजों के ऊपर। उसको चाहे कितना भी हम बीएड के बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट दिखा ले, लेकिन उसका अगर इंस्टिंक्ट नहीं है, उसके अंदर से ये चीज नहीं आ रही है, तो वो लर्न कभी नहीं करेगा। वो सीटेट के पेपर को देखना तो छोड़िए, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो हमारा यही चलता है कि जब भी हमारा इंस्टिंक्ट यानी अंदर से हमारे रहता है तो हम लर्न करते हैं, और अगर हमारे अंदर से ये चीज नहीं, वो भाव नहीं आ रहा है, तो हम लर्न नहीं करते हैं। इट इज नॉट एनी इलनेस एंड फटीग, ना ये कोई इलनेस यानी बीमारी है, कोई थकान वाली चीज नहीं है। हम जब सीखते हैं तो उसके प्रारूप हम क्या देते हैं समाज को, तो उसके हिसाब से चीजें होती हैं। ये कोई बीमारी नहीं है जब हम कोई नई चीज को सीखते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और फटीग तो बिल्कुल भी नहीं है, हम लर्न करने से कभी भी थक नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं लर्निंग हमेशा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डेली बेसिस पे हम लर्न कर रहे होते हैं नई नई चीजों को। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा बड़े दो फैक्टर हैं, एक पर्सनल फैक्टर और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में हमारे आता है एज एंड मेच्योरिटी, उसके अनुसार भी लर्निंग होती है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत ही कम बात होती है, पर ये हम और आप सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ शरीर में बुखार है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर दिमाग में बुखार चला गया ना, हम अगर किसी चीज को हमारे मेंटल हेल्थ ने नकार दिया है, वो अगर हमारा संज्ञान हेल्दी नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी हेल्दी नहीं है, सब चीज बेकार हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये सब एक साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो जिस लेवल का इंटेलिजेंस है, वो भी हमारा किसी पर्टिकुलर चीज में क्या इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हमारा क्या एप्टीट्यूड है, योग्यता क्या है, एंड देन एटीट्यूड क्या है, यानी हम पॉजिटिवली उसको लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, या फिर हम बहुत ही हाई, जो सेल्फ एफिकेसी की बात की थी, वो सेल्फ एफिकेसी हमारा कैसा है, हाई सेल्फ एफिकेसी के बारे में हम बात कर रहे हैं या लो सेल्फ एफिकेसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो वो एटीट्यूड भी निर्धारित करता है कि लर्निंग होगी या नहीं होगी। मोटिवेशन एंड विल टू लर्न, मोटिवेशन भी चाहिए, कांस्टेंट हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। अभी कुछ दिन पहले अभिलाष सर ने कहा था कि मैं इस चीज को हमेशा चेक रखूंगा कि आप जब सीटेट के बैचेस ज्वाइन करो तो आपकी बैटरी हमेशा रिफ्यूल करते रहो। सर ने इसीलिए कहा था बिकॉज मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। लर्निंग होने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हम लर्न नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। एंड देन विल टू लर्न, हम कितना सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहो तो बहुत चीजें हैं, सीखना नहीं चाहो तो बगल में बैठ के तुम्हारे टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया के और देश के किसी किसी कोने से बैठ करके डेली बाइट्स के लेक्चर्स को देख रहे होते हैं, सर को फीडबैक दे रहे होते हैं। तो वो क्यों दे रहे होते हैं? डेली बाइट्स को कंप्लीटली एक फीडबैक मिल रहा होता है कि सर मैम आपने ये बताया वो बताया। पूरी टीम डेली बाइट्स बहुत ही खुश होती है हमारी इसी वजह से, बिकॉज वहां पे वो जो बच्चा हमें फीडबैक दे रहा होता है ना, उसके पास वो विल है, वो पावर है लर्न करने की। इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जिसके पास जहां चाह वहां राह। इसी वजह से ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आपके अंदर वो विल है सीखने की चीजों को तो आप लर्न कर लोगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इस विल को समर्थन मिलता है मोटिवेशन का। विल से आता है मोटिवेशन एंड देन मोटिवेशन से हमारी लर्निंग होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट इज अबाउट पर्सनल फैक्टर, गोल ऑफ अ पर्सन। आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, आपका विल पावर कैसा है, आपका मोटिवेशन कैसा है, और आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए कितने डेडिकेटेड है, तो लर्निंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी या फिर कम अमाउंट में लर्निंग होगी। एंड देन बिगेस्ट थिंग नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि वेदर कंडीशन, बारिश, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन में आता है। देन सोशल इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। जो ये लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, दो चीजें यहाँ पे बात हुई है। कमेंट्स में बताइए आपने ये दो चीजें किस लेक्चर में और किस कॉलेजिस्ट ने बताया था कि ये जरूरी होता है लर्निंग के लिए, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। रेडीनेस का ये था कि जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी, बच्चा कॉग्निटिवली और मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। और उसी तरीके से काम करता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी समय। आपने लर्न करने के बाद आपने इस लेक्चर को देखा और जा करके डेली बाइट्स पे वापस से अपने मॉक पेपर लगाए हैं, आपने उस पर समय दिया है, मॉक पेपर को एनालाइज किया है और अपने त्रुटि जितनी भी हुई है उन सारे पॉइंटर्स को, वीक पॉइंटर्स को निकाला है, और फिर उसके बाद वापस से आके आपने लर्निंग की। जो लर्निंग लूप की हम बात कर रहे थे, उस लूप में आपने सारी चीजों को करके देखा है यदि, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, लर्निंग होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चन को एनालाइज किया और अपने फिर से वीक पॉइंटर्स को निकाला और रीलर्न करने की कोशिश की। ठीक है। लाइफ इज कंप्लीटली अबाउट अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न। आपने जो सीखा है पहले से, जो गलत सीखा है वो है उसको अनलर्न करना, फिर उसके बाद लर्न करना, और जो भी चीजें लर्न हो चुकी हैं उसमें अगर त्रुटि फिर से मिल गई तो उसको ठीक करके लर्न करना, रीलर्न करना। राइट। तो हम कभी भी यही काम करते हैं, हमारा हमेशा ये तीनों चीजें लूप में चलते रहती हैं, लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। राइट। नेक्स्ट इज रेस्ट। आपको कितने मात्रा में आराम चाहिए, दिमाग भी पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ सकता है। इसी वजह से डेली बाइट्स के जितने भी आपको लेक्चर मिलते हैं क्रिस्प में और बहुत ही कंसाइज्ड वे में मिलते हैं, सो दैट हम आपका समय बर्बाद ना करें और साथ में आपके पास वो प्रॉपर टाइम हो, 10 मिनट में वो बात हम कह दें कि आपका समय भी बचे और आपको रेस्ट भी मिले, दिमाग पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली सोचता ना रहे। ठीक है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। नाउ जो हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन जरूरी है और इन सारी चीजों के बारे में, तो वो इसी वजह से जरूरी है बिकॉज वो एक लूप क्रिएट करता है। आपको रेस्ट भी जरूरी है और आपका पढ़ना भी जरूरी है, तो दोनों के बीच में एक गैप भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से बनता है फिर हमारा लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व हमारे पास दो टाइप का है, एक है हमारा कनकेव कर्व और दूसरा है कन्वेक्स कर्व। जो कनकेव कर्व है उसको हम पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड बोलते हैं और जो नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व है उसको कहते हैं कन्वेक्स कर्व। तो अब देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे समय लगा करके बच्चे ने सीखना शुरू किया है और फिर एक टाइम के बाद ये देखो बढ़ते 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 चला जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुरंत में लर्निंग बहुत जल्दी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम के बाद धीरे धीरे कांस्टेंट होते जा रहा है,
कांस्टेंट होते जा रहा है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव एक्सेलरेटेड कहते हैं और इसको पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कहते हैं। समय के साथ धीरे सीखा, लेकिन उसके बाद जो भी चीजें सीखी हैं वो अब कांस्टेंट नहीं हो रही, वो धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं। दिस इज कनकेव कर्व और दिस इज कन्वेक्स कर्व। नाउ मूविंग टू द रियल टाइम कर्व, इसको हम एस टाइप कर्व बोलते हैं। दिस इज एस टाइप कर्व, क्योंकि ये सिग्मोइड है इसीलिए एस शेप में बना हुआ है, तो इसको एस टाइप कर्व बोलते हैं। और इसमें देखो कन्वेक्स और कनकेव दोनों चीजें इसमें मिलेंगी, दोनों कर्व हमें मिल रहा है, ये वाला कर्व भी मिल रहा है और ये वाला कर्व भी मिल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद इसमें एक प्लेट्यू रीजन आ रहा है। स्लोली हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टीप आ रहा है, कम टाइम में फास्ट लर्निंग हो रही है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद प्लेट्यू आ जा रहा है। तो प्लेट्यू का ग्राफ कुछ ऐसा है, यानी कि स्टेबिलिटी आ रही है। अब धीरे 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 लर्निंग जो है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू। ये पठार जैसा बन जा रहा है ना सीधे सीधे, तो इसलिए इसको हम प्लेट्यू कहते हैं। अब रीजंस क्या हो सकते हैं कि प्लेट्यू अटेन हुआ है? या तो पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, बोर्डम है, फिजिकली और मेंटली शारीरिक और मानसिक तौर पे बोरियत महसूस हो रही है, लर्निंग मटेरियल सही नहीं है, प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है। देखिए मोटिवेशन मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इसीलिए है बिकॉज अगर लर्निंग मटेरियल और साथ में मोटिवेशन नहीं रहा तो जो लर्निंग होगी वो बहुत ही अच्छी नहीं होगी, वहां पे प्लेट्यू अटेन हो जाएगा तुरंत से। इसी वजह से प्रॉपर मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्ट हमारा उस सब्जेक्ट में लूज हो गया है तो भी नहीं होगी लर्निंग, और क्या होगा, प्लेट्यू अटेन हो जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है जहां पे पढ़ रहे हैं तो भी प्लेट्यू अटेन हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन यदि है, किसी भी चीज को लेकर के हम मेंटली डिस्ट्रैक्ट हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो जो लर्निंग का ग्राफ ऐसे 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 आपका धीरे धीरे आप सीख रहे थे, अब ये सीधे फ्लैट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये ऐसे चला जाएगा, एकदम इधर की ओर चला जाएगा। बिकॉज आपने जो सीखा था कुछ टाइम बाद वो रिटेन तो रहा लेकिन टाइम के साथ खत्म होते चला गया। तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन विथ लो और पुअर अचीवमेंट। जैसा भी आपका अचीवमेंट रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हो। लो अचीवमेंट है, एकदम खुश, कोई दिक्कत नहीं, हमारा 20 में से 5 नंबर ही आएगा, हम उसी में खुश हैं, तो प्लेट्यू अटेन हो गया, क्योंकि अब उसको सही करने की इच्छा नहीं बची है। तो जब इच्छा ही नहीं है तो जो ग्राफ बन रहा था यहाँ पे वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर बढ़ना बंद हो जाएगा। जो स्टीप आया है वो स्टीप वापस से नहीं आएगा, ये प्लेट्यू की तरफ ही बढ़ते चला जाएगा, राइट। एंड लास्ट इज फाइनल स्टेज और मैक्सिमम लर्निंग अगर हो गई है तो फिर जो प्लेट्यू है वो अटेन हो जाएगा। देखो प्लेट्यू अटेन होने के बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा लर्निंग का भी है कि लर्निंग अगर नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं होगी, ये बहुत सारे रीजंस हैं ये जो हम बोल सकते हैं। तो सवाल ध्यान से पढ़ना, वहां पे रीजन किस चीज के बारे में पूछा है, लर्निंग के। ये अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग कितने प्रकार की होती है, तो लर्निंग होती है इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल लर्निंग है दैट इज इंसिडेंटल, यानी कि हम उसको सीख नहीं रहे हैं, जबरदस्ती हमसे कोई सिखा नहीं रहा है। इतना बार हम देख चुके हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। जो मीडिया है वो मीडिया बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इनफॉर्मल काइंड ऑफ लर्निंग में। कहीं ना कहीं हमारे जो प्रेजुडिस बने हुए रहते हैं, स्टीरियोटाइप बने रहते हैं, वो मीडिया भी उसमें बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। एक पर्टिकुलर टाइप का एड या एक पर्टिकुलर टाइप का फोटो वायरल होता है, जब हम देखते हैं तो हमारा माइंडसेट उस तरीके से बनता है। एक लर्निंग होती है जिसको हम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मल लर्निंग, जो प्रॉपर सेटअप में किया जाता है। प्रॉपर सेटअप यानी एक टीचर एंटिटी है, एक स्टूडेंट है, वहां पे प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज हो रहा है, दोनों तरीके से आदान प्रदान हो रहा है, ज्ञान सृजन किया जा रहा है, दैट इज प्रॉपर काइंड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग इज ओपन यूनिवर्सिटीज, SOL है, NIOS है, IGNOU है, तो ये सारे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कि हम कहते हैं नॉन फॉर्मल सेटअप ऑफ लर्निंग। नाउ जो एजुकेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए, इसमें
दो सबसे बड़े बड़े पोल्स बताए जाते हैं और फिर जॉन डेवी ने 3 पोल बताया। तो बाइपोलर एजुकेशन भी होता है और ट्राइपोलर एजुकेशन भी होता है। जो बाइपोलर एजुकेशन है वो एडम ने बताया और इनका कहना था कि यहाँ पे एक टीचर होती है और एक स्टूडेंट होता है, यानी कि यहाँ से ज्ञान इधर दिया जा रहा है, पास ऑन किया जा रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है, और यहाँ पे कोई तीसरा फैक्टर इंक्लूड नहीं किया गया है। और फिर जॉन डेवी ने बताया कि ट्राइपोलर काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम होता है, जिसमें कि टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होता है और इन्वायरमेंट होता है, और इन तीनों के सहयोग से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। राइट, इन तीनों के सहयोग से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। और एजुकेशन को इन्होंने हमेशा ही देखा है ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने के लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जॉन डेवी का नाम प्रोग्रेसिव एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा विख्यात है, बहुत ज्यादा माने हुए ये थिंकर कहे जाते हैं एजुकेशन के फील्ड में। नाउ मूविंग टू डोमेन्स ऑफ लर्निंग। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जिसमें कि हम कहते हैं एक हमारे पास है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो हमारा कॉग्निटिव मोड ऑफ लर्निंग है, यानी कि हम उसमें थिंक कर रहे हैं। राइट, नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट हो रही है वो विदाउट कॉग्निशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। जो लर्निंग हो रही है विदाउट कॉग्निशन नहीं होगी। तो कॉग्निटिव फैक्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा फील है, किस चीज को हम कैसा फील करते हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, दैट इज अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। एंड लास्ट इज साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हमारे स्किल्स आते हैं। जो लर्निंग बाय डूइंग की हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग सबसे अच्छी तरीके से तब होती है जब लर्निंग बाय डूइंग हो। तो दैट इज बिकॉज कि वहां पे बच्चे का साइकोमोटर स्किल जितना भी है वो टेस्ट होता है, और वो खुद से करके जब चीजों को देखता है तब वो बहुत अच्छे से सीखता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि साइकोमोटर डेवलप होना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। तो हायर लेवल में लर्निंग बाय डूइंग हम सीखते हैं प्रैक्टिकल्स की मदद से। तो दिस वाज द डोमेन्स ऑफ लर्निंग। दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।